नमस्कार। कंटिन्यू करते हैं सेल के टॉपिक को। लास्ट टाइम हमने सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आपने उस वीडियो में जाना था कि सेल क्या होती है। एक इतने बेसिक तरीके से हमने सेल को समझने का प्रयास किया था कि सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो सब चीजें हमने उसमें स्टडी की थी। कहने का मतलब हमने केवल एक वर्ड सीखा था कि सेल क्या होती है, कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में केवल हमने जाना था और उसी एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें डिस्कस करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि बायोलॉजी के अंतर्गत, और न केवल बायोलॉजी के अंतर्गत बल्कि पूरी साइंस की हम बात करें तो उसमें शब्दों का बड़ा महत्व है। छोटे छोटे शब्द, उनका एक अंदर उनका बहुत ही डीप एक मीनिंग होता है और उन शब्दों की मीनिंग को जानना बड़ा ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो अभी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक है, उसी में कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सेल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, सेल इज मेड अप ऑफ। हिंदी मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है कि सेल किससे मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्कर है, ये डस्टर है। हम जो भी पूछे कि ये डस्टर किससे मिलकर के बना हुआ है, हम कहेंगे इसमें फाइबर्स लगे हुए हैं और एक वुडन पार्ट है। दिस इज द वुडन पार्ट एंड दिस इज द फाइबर शीट। ओके, उसी प्रकार से हमने सेल को समझने का प्रयास किया था कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेल के कौन कौन से अंग होते हैं, उनको आज हमें इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करना है। ठीक है, तो सेल इज मेड अप ऑफ एक टॉपिक हो गया। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाना है तो हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या है, पढ़ा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो अब उस सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। बेसिकली हम 3 पार्ट्स की स्टडी करेंगे। बेसिकली 3 पार्ट्स की स्टडी करेंगे, उसी में संपूर्ण सेल समाहित होती है। ठीक है, 3 पार्ट्स में पूरी सेल कवर हो जाएगी। एक पार्ट न्यूक्लियस होता है, दूसरा पार्ट सेल एनवेलप। एनवेलप मतलब लिफाफा। आपने लिखा होगा पुराने टाइम में चिट्ठियां आती थी, चिट्ठी अंदर होती थी, लिफाफा बाहर होता था। उसी प्रकार से सेल का जो मटेरियल है, सेल का जो मटेरियल है वो सेल के अंदर होगा और सेल के मटेरियल को कवर करने वाली जो कवरिंग होगी चारों ओर उसके, वो सेल एनवेलप होगा। अब हो सकता है वो सेल वॉल हो सकता है वो सेल मेम्ब्रेन हो। डिस्कस करेंगे, सेल वॉल को अलग से डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस अलग से करेंगे। ठीक है, अभी के लिए केवल ये जानना आवश्यक है कि सेल एनवेलप होता है, सेल का लिफाफा होता है, सेल का एक आवरण होता है ऊपर का। तो बात हम कर रहे हैं सेल के पार्ट्स की। जो बेसिक पार्ट्स है, हमने कहा बेसिक पार्ट्स सेल के 3 होते हैं। एक होता है सेल एनवेलप, मैंने शॉर्ट एब्रिविएशंस मैंने यहाँ यूज किए हैं। CW सेल वॉल, CM सेल मेम्ब्रेन। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल ऐसी होती है जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। ये जरूरी नहीं कि हर सेल में सेल वॉल पाई जाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर सेल के अंदर ही सेल वॉल पाई जाएगी। जनरली हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल में तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पेड़ पौधों की कोशिकाएं, बैक्टीरियाज में, कुछ फंगस में, कुछ एल्गीज में, इन सब के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। बाकी सेल वॉल जनरली नहीं पाई जाती है। ठीक है, हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो सेल एनवेलप आप जान गए। सेल एनवेलप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, 2 पार्ट्स हैं। किसी सेल में सेल वॉल हो सकती है, किसी में सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। सेकंड पार्ट न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि सेल में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, इस सेल के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, जितने भी कार्य इसके अंतर्गत हो रहे हैं, उन सबको कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा। और जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोल करने वाली यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। कहने का मतलब सेल में जितनी भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी उन सबको कंट्रोल करेगा, उन सबको नियंत्रण में रखेगा, अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा। कौन? न्यूक्लियस। So what is nucleus? We can say that easily. Nucleus is the head and controller of the cell. उसको हेड है, उसका वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जान गए। तीसरा पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म, लिखा हुआ है। तीसरा जो पार्ट है वो हम ये पढ़ेंगे यहाँ से, ये साइटोप्लाज्म, ये वाला साइटोप्लाज्म। ठीक है,
अभी महज 2 या 3 मिनट पहले मैंने बताया था कि शब्दों का बड़ा महत्व है, शब्दों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ भी 2 शब्द आए हैं। संधि विच्छेद पढ़ा होगा हिंदी में। संधि विच्छेद में क्या होता है, एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, 2 शब्द आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, जैसे हिंदी में संधि हो रहा है, उसी प्रकार से जो बायोलॉजी है उसके भी अधिकांश जो शब्द होते हैं, बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, वो भी 2 शब्दों का युग्म होते हैं, 2 शब्दों के जोड़े होते हैं और एक नई मीनिंग निकालते हैं वो। तो साइटोप्लाज्म में हम शब्द को, हम पूरे शब्द को तोड़ के पढ़े। हमने यहाँ 2 शब्द पढ़े, एक साइटो, दूसरा प्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल। जहां भी साइटो वर्ड आए तुरंत समझ जाओ कि बात किसकी हो रही है, सेल की। सपोज कीजिए अभी एक वर्ड मैं आपके सामने ले रहा हूँ, साइटोलॉजी। लॉजी मतलब लोगो, स्टडी करना, साइटो मतलब सेल, तो सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, नए शब्द की तरफ आते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, लिक्विड सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ कि एक लिक्विड सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर पाया जाए, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, साइटोप्लाज्म। क्या मीनिंग निकलेगा वो कि ऐसा तरल पदार्थ जो कि सेल, कोशिका के अंदर पाया जाए, उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं हिंदी में, और नॉर्मली वैसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का बेसिक मीनिंग आपको शायद समझ आ गया होगा कि सेल के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या केवल तरल पदार्थ होता है? क्या केवल ये डेफिनेशन देने से बात बन जाएगी? क्या ये डेफिनेशन सही होगी? मैं कहूंगा नहीं, ये डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कुछ कोशिका के अंग भी पाए जाते हैं और वो अंग उसी तरल पदार्थ में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। इसका मतलब हमें उन अंगों को, उन ऑर्गेनेल्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा साइटोप्लाज्म के अंतर्गत। 3 चीजें मैंने पढ़ाई, एक सेल एनवेलप, दूसरा, अब सेल एनवेलप में सेल मेम्ब्रेन की भी बात करेंगे, सेल वॉल की भी बात करेंगे। दूसरी चीज हमने क्या कही, हमने दूसरी चीज बात की न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, एक्टिविटीज से तात्पर्य क्या है, समझिए बात को, कॉन्सेप्ट है ये। हमारा शरीर है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, खाने को पचाते हैं, शरीर में खून भी दौड़ता है, ब्लड भी सर्कुलेट करता है। इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जो इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से उनको कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, आई थिंक अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में सेल एनवेलप की बात की, सेल मेम्ब्रेन, सॉल्व वॉल, न्यूक्लियस की बात की, कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद में साइटोप्लाज्म की बात की। साइटोप्लाज्म में मैंने क्या बताया कि साइटोप्लाज्म का मतलब ये निकल के आ रहा है सामने कि साइटोप्लाज्म 2 शब्दों का मेल है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, लिक्विड सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। लिक्विड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर और इस न्यूक्लियस के बाहर, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में, मेरे दोनों हाथों के बीच में जो ये पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में एक लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? तो एंड कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स, और उसी में सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, उसी के अंदर कोशिका के जो अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो भी उसी के अंदर सारे पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म को और थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा सब्सटेंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो पूरी है यहाँ से, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला है प्लाज्मा सब्सटेंस, प्लाज्मा मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस। आउटसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एक शब्द और आता है, उस शब्द का नाम है प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म वर्ड को भी जानना जरूरी है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है?
देखिए साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिकली मैंने स्टार मार्क करके पॉइंट आउट किया है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। क्या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को इंक्लूड किया जाएगा? क्या उसको शामिल किया जाएगा? नहीं, उसको शामिल हम नहीं करेंगे। शामिल न्यूक्लियस को अगर हम कर देंगे तो वो कुछ और बन जाएगा। कुछ और क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। इसका मतलब ये सारा मटेरियल है न्यूक्लियस के बाहर, मैंने कहा न्यूक्लियस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे इसका मतलब उसको एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो इस न्यूक्लियस में मैंने हाथ में से न्यूक्लियस दबाया, इस न्यूक्लियस को अगर हम गायब कर दें 1 मिनट के लिए, तो अंदर भरा हुआ जो सारा मटेरियल है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। अगर न्यूक्लियस को भी मैं जोड़ दूं, यानी कि ये सारा साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म, ये वाला पूरा साइटोप्लाज्म, और इसमें मैंने इस न्यूक्लियस को भी ऐड कर दिया, ये वाला न्यूक्लियस, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा ये बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ये क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेल की जो टिपिकल स्ट्रक्चर होती है, जनरल जो स्ट्रक्चर होती है, उसके हम स्टडी करते हैं। सबसे बाहर का जो आवरण होता है, जो लिफाफा होता है आवरण, सबसे बाहर का, उसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ मैंने इसको यहाँ पॉइंट आउट किया है, ये वाला सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, ब्रीफली स्टडी इनकी बाद में करने। उसके नीचे एक बहुत ही पतली झिल्ली, ठीक है, झिल्ली, आपने प्याज खाई होगी, अनियन, प्याज जो हम काटते हैं उसमें से बहुत ही बारीक पतली झिल्ली होती है। उस प्याज वाली झिल्ली से भी कई हजारों गुना पतली एक झिल्ली होती है, महीन बहुत ही बारीक झिल्ली होती है। उस झिल्ली की समान एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर सेल वॉल, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका के अंग। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया मैंने यहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका जितने भी काम करता है, उन सारे कामों को करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा की सप्लाई कौन करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाती है? पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद में ये जो पोर्शन मैंने बीचों बीच में बनाया, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, एक थ्रेड लाइक धागे के समान उलझी हुई स्ट्रक्चर होती है, और इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो एक झिल्ली होती है न्यूक्लियस की बाहर की, वो झिल्ली कई बार क्या करती है, बाहर की तरफ इस तरीके से वो एक स्पाइरल फॉर्म में बाहर की तरफ इलोंगेट हो जाती है, थोड़ी लंबी बढ़ जाती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये ऐसे करके, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन की जो एक ग्रोथ हो गई है बाहर की तरफ ऐसे करके, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये स्मूथ है क्योंकि इसकी सरफेस पे कुछ भी चीज नहीं है। अगर मैं इसकी सरफेस पे कोई चीज चिपका दूं, अगर मैं इसकी सरफेस पे कोई चीज ऐसे करके इसको यहाँ चिपका देता हूँ और मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो मुझे फील होता है कि वो स्ट्रक्चर कैसे होगी, खुरदरी हो गई है, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे दानों के समान, ठीक है, ग्रेनुलर फॉर्म में बहुत छोटे छोटी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं राइबोसोम। यहाँ मैंने मेंशन किए हैं ये राइबोसोम, छोटे छोटे दाने जैसी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये यहाँ राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या होता है? एक एक जो चीज है उसका काम जानना बहुत आवश्यक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है पढ़ने के लिए। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है सेल के अंदर। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल में प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। आंसर इज राइबोसोम। तो राइबोसोम छोटे छोटे दानों के समान स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब राइबोसोम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर आकर के चिपक जाते हैं, तो वो सरफेस चिकनी नहीं रह जाती है, वो सरफेस चिकनी नहीं रह जाती है, वो रफ हो जाती है। उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और
जिसकी सरफेस पे राइबोसोम आ गए हैं वो तो है रफ, और जिसकी सरफेस पे नहीं आए हैं वो है स्मूथ। एक चिकनी होगी और एक खुरदरी होगी। तो अगर राइबोसोम आकर चिपक जाए तो रफ हो गया, अगर राइबोसोम ना चिपके तो वो स्मूथ हो गया, चिकनी हो गई। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के हुए। कौन कौन सा? एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम जान लेते हैं। जहां राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब रफ में राइबोसोम है, रफ में राइबोसोम है तो इसका मतलब ये प्रोटीन बनाएगी। इसका काम क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करनी, प्रोटीन बनाना। स्मूथ में नहीं है, ये लिपिड बनाएगी। अब प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन छोटी छोटी टर्म्स में भी हो सकता है आपको दिक्कत आ रही होगी, तो इनकी हम आगे थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ा नहीं जाता। एक साथ ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में विद्वान बन जाओगे। ये एक बहुत लंबा सफर है। इस सफर को बहुत कुछ चंद कदमों के माध्यम से हमें मापना होगा, और धीरे धीरे इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसको पढ़ते हुए आगे चलेंगे। उसी तरीके से रास्ता आसान हो जाएगा, मंजिल बिल्कुल साफ क्लियर नजर आने लगेगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मंजिल में भी आएगी। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इन सब का काम आप जान चुके हो। अब एक चीज और होती है, लाइसोसोम। क्या होती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम, LYSOSOM, लाइसोसोम। लाइस का मतलब है तोड़ना, नष्ट कर देना। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल में अगर कोई बाहर से वेस्ट मटेरियल आ जाए तो उसको वो नष्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग्स होते हैं। इसका मतलब जब भी सेल के ऊपर कोई बाहर की चीज अटैक करेगी उसको वो नष्ट कर देगी, मार देगी, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। उसके अलावा जो प्लांट सेल्स होती हैं, नाम सुना होगा ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल। प्लांट सेल में खास तरह की चीज और पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का क्या काम होता है? प्लांट्स का स्पेसिफिक कलर होता है, उसके फूल रंग बिरंगे हो सकते हैं, पत्तियां हरी हो सकती हैं, उसका जो स्टेम होता है उसका भी स्पेसिफिक वुडी कलर हो सकता है, कोई और कलर हो सकता है, जरूर नहीं। तो उन सबको कलर कौन दे रहा है? टमाटर का रंग लाल है, क्यों है? आलू का रंग मिट्टी जैसा होता है, क्यों है? पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, क्यों है? इन सब जो कलर प्लांट्स में पाए जाते हैं वो कौन देता है? प्लास्टिड्स देते हैं। कौन देते हैं? प्लास्टिड्स। एक चीज बाकी है, गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो प्रोटीन बनती है, ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, यहाँ जो ड्रॉ की हुई है मैंने। और जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करती है। क्या? गोल्जी बॉडी। तो ये सब बेसिक हुआ सेल के बारे में, बाकी नेक्स्ट वीडियो।